वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आई एम पवन, योर इंग्लिश गाइड। हमारे पास आज फिर से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का प्रयास नहीं बल्कि बूस्ट करेंगे ना। बूस्ट करने का प्रयास क्या है भाई, बूस्ट करा जाएगा। क्यों? तो भाई सबसे पहले तो आई होप कि आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे, ठीक है। और बिल्कुल एनर्जेटिक मोड में, बिल्कुल एनर्जेटिक मोड में इस क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और एकदम मस्त तरीके से, मस्त अंदाज में होना चाहिए सारी चीजें। मस्त अंदाज का मतलब तो समझ ही रहे हो ना, कि भैया आपको अपनी क्लास का रूल तो जरूर फॉलो करना है। सर रूल क्या है? देखो सर, हम सबको पता है। अरे थैंक यू लूसी जी, थैंक यू सो मच। तो रूल आपको पता है, आपको आंसर आए या ना आए कमेंट तो करना है। सर आंसर नहीं आएगा तो कमेंट क्या करेंगे? कुछ तो लगेगा ना, जो आपको लगे कि यार ये हो सकता है, कर देना कमेंट। इससे क्या होगा, गलत होगा तो भी आपका बढ़िया तरीके से, जो चीज एक बार गलत हो जाती है वो दोबारा गलत नहीं होती पढ़ लेने पर ना, इसलिए कह रहा हूं। और अगर सही हो गया तो बल्ले बल्ले है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 के लिए फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। आपको एक एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब यहाँ पे सेलेक्ट करके बतानी है। भैया यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखो यार, ये फ्रेजल वर्ब एग्जाम में ऐसा ही डायरेक्शन था, एग्जाम में यही था, तो हमने लिख तो लिया, बट हमारा काम समझाना भी है। तो हम आपके लिए बता दें कि ये कह तो रहा है फ्रेजल वर्ब फिल करने का, बट वास्तव में ये जो सेंटेंस है ना, ये टेंस का है। एक्चुअली ये जो सेंटेंस है वो टेंस का है, और आपसे यहाँ पे करेक्ट वर्ब फिल करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन फ्रेजल वर्ब के नाम से क्वेश्चन को दिया गया है। कोई बात नहीं भाई, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाम क्या दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है हमको? क्यों जी, नाम से हमें क्या फर्क पड़ता है? चलिए राइट आंसर दीजिए कमेंट में। कमेंट में आपके राइट आंसर आने चाहिए। हमने कहा हाउ लॉन्ग ब्लैंक बिफोर वेल फाइनली टर्न अप। टर्नड अप का मतलब क्या होता है पता है? टर्नड अप का मतलब होता है अराइव। जब आप कहीं पर पहुंच जाते हैं, जब आप कहीं पर पहुंच जाते हैं अचानक से, अचानक से जब आप कहीं पर पहुंच जाते हैं, कहीं पर दिख जाते हैं, तो उसी को कहते हैं टर्न अप, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, हाउ लॉन्ग have you been waiting before well finally turned up? How long are you waiting? How long you waited? How long had you been waiting before well finally turned up? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? 1 में डी। अरे वाह, एंगमो जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए बताइएगा सर, वेरी गुड। आंसर सबके आने चाहिए, एक 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 चैंपियंस का आंसर होना चाहिए ना। जितने भी चैंपियन हो सभी के आंसर जरूर आने चाहिए, ठीक। चलो, अब आप किसी चैंपियन से कम थोड़ी ना हो, आप चैंपियन हो भाई। अब की बार एग्जाम में आपको झंडा गाड़ना है, अब की बार एग्जाम में आपको क्वेश्चंस फोड़ के आना है। और हम चाहते हैं कि हम इतनी मेहनत मिलके करें, इतनी मेहनत मिलके करें कि एग्जाम हॉल में जब बैठे तो इंग्लिश के क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगे, बिल्कुल हलवा लगे, लगे कि यार कुछ है ही नहीं। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मैं भी आपके लिए मेहनत करूंगा, आपको भी करनी पड़ेगी हमारे साथ मिल करके। यहाँ पे इस सेंटेंस की बात करेंगे तो जैसे आप सबने आंसर दिया कि डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अच्छा सही क्यों है सर? यही सर, हैव यू बीन वेटिंग क्यों नहीं लिख सकते? इधर सुनो, जब कभी भी दो क्लास के बीच में आपको ये दिख जाए बिफोर, या दो क्लास के बीच में आपको दिख जाए आफ्टर, तो समझ लेना, समझ ये लेना है कि भैया ये सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हैं, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है। एंड व्हेन इट हैपेंस, जब भी ऐसा होता है, तो एक क्लाज प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा वाला क्लाज पास्ट परफेक्ट में होता है। भाई जब एक क्लाज पास्ट इंडेफिनिट में तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में होता है। यहां पे आओ और देखो,
टर्नड अप वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सर वर्ब की सेकेंड फॉर्म को पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है। अगर ये वाला क्लाज पास्ट इंडेफिनिट में है तो फिर ये किस में होना चाहिए? आप कहोगे सर फिर एक होता है पास्ट परफेक्ट में, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट में। ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। इसीलिए यहां पे हम कहेंगे है पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आप कहोगे सर हैड होती है। सर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, हाँ, बट वही होगा, बट यही करेक्ट होगा। तो हैड यू बीन, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग, क्लियर रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो एक ही दूसरे के आसपास का, हाँ मुझे पता है दोनों अंतर है, बट यहां पे प्रॉपर राइट आंसर हमारा यही होगा, हैड यू बीन वेटिंग। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई कंफ्यूजन किसी को अगर हो तो बता दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डोंट थ्रो द पेपर अवे बिकॉज आई ब्लैंक इट येट। बताइएगा, कह रहा है डोंट थ्रो द पेपर, पेपर को मत थ्रो करिए अवे, मतलब बाहर मत फेंको, दूर मत फेंको, बिकॉज आई हैवंट रीड इट एट, आई हैडंट रीड इट एट, आई हैवंट बीन रीडिंग इट एट, या फिर हैडंट बीन रीडिंग इट एट। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। एंगमो, लूसी, सारे लोग आंसर करिए, क्लियर है ना? चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। आपके आंसर जितनी जल्दी आएंगे ना हमें उतना ही मजा आ जाएगा, ठीक है। ए, ए, क्या बात है, गजब का। देखिए डोंट थ्रो द पेपर अवे बिकॉज आई ब्लैंक इट एट, यहां पे राइट आंसर की जब हम बात करेंगे सर तो हमको दिख रहा है येट। येट पहली बात तो सर निगेटिव होता है, मतलब ये जब भी आएगा तो सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। सर यहाँ पे तो सारे सेंटेंस निगेटिव हैं, बट ये जाएगा किस में? सर सुनिए, यहाँ पे ये वाला क्लाज प्रेजेंट में है। सर अगर एक क्लाज प्रेजेंट में है तो नॉर्मल सी बात है कि दूसरा वाला क्लाज भी प्रेजेंट में होता है। अगर पहला वाला क्लाज पास्ट में होता तो दूसरा वाला भी पास्ट में जाता। अब सर एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब प्रेजेंट में जाएगा तो ना ही हैडेंट होगा ना ही बी होगा। राइट आंसर सर या तो हैवेंट बीन रीडिंग या तो हैवेंट रेड होगा। और याद रखिएगा जिस सेंटेंस में येट लगा होता है वो सेंटेंस पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। दैट्स व्हाई हम कहेंगे हैवेंट रेड। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यही तो होती है ना, या स्ट्रक्चर की हम बात कर लें तो सब्जेक्ट हैज है वर्ब थर्ड फॉर्म, और हैज है वर्ब थर्ड फॉर्म आया हुआ है। तो डोंट थ्रो द पेपर अवे बिकॉज आई हैवेंट रेड इट येट। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और आई होप कि आपको क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो, कमेंट जिंदा है आपके लिए, कमेंट खुला है आपके लिए, आप जरूर अपनी डाउट अपनी प्रॉब्लम को रखिएगा। और अगर आपको लगता है, मैं बार बार कहता हूं, अपना छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी मान करके आपको जो भी लगता है कि यार ऐसे नहीं ऐसे बता दो या इसको भी बताओ या उस, तो आप जरूर बता दिया करना, बोल दिया करना, आई कैन अडॉप्ट, ठीक है ना। कोई सजेशन होगा कुछ भी होगा तो भैया बोल देना, बता देना। हम हमेशा चीजों को अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी क्लास हमारी क्लास स्टूडेंट सेंट्रिक हो। तो जैसा बच्चा चाहेगा वैसा ही मुझे पढ़ाना है, जैसा हमारा चैंपियन कहेगा वैसा ही मुझे करना है, ठीक है। तो डिपेंड आप पे करता है, आपको जैसा चाहिए बताइएगा। वी हैड टू वॉक होम इन द एंड बिकॉज जिमी ब्लैंक हिज कार कीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आंसर करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आंसर करो। वाह 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 वाह, गजब, सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं और मजा आ रहा है, मुझे सच में मजा आ रहा है। चलो अब अगर आपको भी मजा आ रहा होगा तो सेशन को लाइक हिट कर देना और शेयर जरूर कर देना। वी हैड टू वॉक होम, हमें घर, ठीक है, जाना पड़ा। इन द एंड, अंत में, बिकॉज जिमी ब्लैंक हिज कार कीज, जिमी अपनी कार की को क्या कर चुका था, खो चुका था। ठीक है भाई, बताओ यहां पे राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा सर। वी हैड टू वॉक होम इन द एंड बिकॉज जिमी हैज बीन लॉसिंग, नहीं। जिमी वॉज लॉसिंग नहीं हो सकता सर। हैड बीन लॉसिंग या हैड लॉस्ट, सर हम कहेंगे राइट आंसर बी होगा, हम कहेंगे राइट आंसर बी होगा। लेकिन अभी आप कहोगे सर क्यों?
अच्छा ये बताओ, वेरी गुड, सारे सारे लोगों के आंसर आने लगे और सबसे आंसर दिया है ताते ई रिंग ने। ठीक है भाई, तैजुम का आंसर आ गया, अनिल का आंसर आ गया, सब बस। लूसी वेरी गुड, आज तो सब बस सारे के सारे लोगों के आंसर आने लगे। ये एक अच्छी बात होती है हमारे लिए। यहां पे हम कहेंगे सर हैड लॉस्ट होगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला क्लास भैया हमारा हैड है, ये यहां पे तो पास्ट परफेक्ट नहीं है। कैसे पास्ट परफेक्ट नहीं है सर? हम तो जानते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट होता है उस पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, लेकिन हमने ये भी कहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। सर यहाँ पे तो इन्फिनिटिव आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ नहीं रही है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में है लेकिन ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। ठीक है, पहली बात ये सिंपल पास्ट में है। अब अगर ये वाला क्लास अपना सिंपल पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए। अब जब दूसरा पास्ट में होना चाहिए तो हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाएगा नहीं होगा, वाज तो बनाएगा। लेकिन ये बताओ, चाबी खोने का, जिमी ने कार की जो की खोई है, तो क्या खोने का काम उसका जारी था? ये कैसे हो सकता है सर? तो इसलिए सुटेबल नहीं है। तो सर यहां भी जारी ही काम को दिखाएगा। यहां पे दिखा रहा है कि जो काम है वो हो चुका है, चाबी खो चुकी थी। तो इस अर्थ में हम लोग सी बी को करेक्ट आंसर मान करके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 to 6 के लिए। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है यहाँ पे। द बुक इज ब्लैंक द मग एंड द पेन। जो बुक है वो मग और पेन में रखी है, मग और पेन के बीच रखी है, मग और पेन पर रखी है, मग और पेन के ऊपर रखी है। बताइएगा राइट प्रपोजिशन क्या होगा? आंसर की खोज में हम आपके कमेंट देख रहे हैं, आंसर की तलाश में हम निकले हैं, आपके कमेंट देख रहे हैं। तो जल्दी से अपना आंसर करो और हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्योंकि वो भी पीछे इंतजार कर रहा है, कह रहा है हमको भी जल्दी से बाहर निकालो ना। तो जल्दी से आंसर करो। वेरी गुड, क्या होगा? सब बस। एंगमोजी का आंसर सबसे पहले आ गया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये होती है बात, ये होती है बात। गजब, एकदम छा गए हो, छा गए हो, कमाल कर दिए हो। द बुक इज, सर सुनो, मग और पेन। सर बुक जो है वो मग और पेन के अंदर तो नहीं हो सकती है। सर जो बुक है वो मग और पेन के बीच में हो सकती है। कि भाई जो यहाँ मग आपका रखा है, मुझे नहीं बनाना आता, मान लो ऐसे कुछ है, मग ऐसा रखा है और यहाँ पे आपकी पेन रखी हुई है और इनके बीच में क्या हो सकती है? हमारी बुक हो सकती है। तो सर किसी दो चीजों के मध्य, when something is between two things, जब कोई चीज दो के मध्य होती है तो हम प्रपोजिशन बी का यूज, बिटवीन का यूज करते हैं। किसका? बिटवीन का यूज करते हैं। दैट्स वाई राइट आंसर अपना बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है देयर इज अ बेंच ब्लैंक माई हाउस। एक बेंच है मेरे घर के नीचे, मेरे घर के ऊपर, मेरे घर के सामने। बताओ राइट आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से आंसर करिए। सारे के सारे लोगों के आंसर पहली बात तो नहीं आ रहे हैं, और क्यों नहीं आ रहे हैं क्या मैं जान सकता हूं? सारे लोगों के जो आंसर नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं क्या मैं जान सकता हूं? बोलिए। सर देखिए, देयर इज अ बेंच ब्लैंक माई हाउस। अगर हम इसके इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर अपना हो जाएगा देयर इज अ बेंच इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने एक क्या रखी है? बेंच रखी है। मेरे घर के नीचे तो बेंच नहीं हो सकती, मेरे घर पर बेंच नहीं होगी, मेरे घर के ऊपर बेंच नहीं होगी। भैया हम जानते हैं घर के सामने बेंच हो सकती है। दैट्स व्हाई इन फ्रंट ऑफ इज द राइट प्रपोजिशन टू यूज हियर, टू यूज हियर। ठीक है, आगे बढ़िए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है देयर आर एप्पल ट्रीज ब्लैंक द हाउस। देयर आर एप्पल ट्रीज ब्लैंक द हाउस। राइट आंसर बताना है आपको सर, आपको सर यहाँ पे राइट आंसर बताना है और जल्दी से बताइएगा। ठीक है ना,
जल्दी से बताइएगा। जी हाँ विश्वजीत, आशुतोष भाई भी आ गए हैं और आप भी आ गए हो, ठीक है। चलो, देयर आर एप्पल ट्रीज ब्लैंक द हाउस, हम कहेंगे सर देयर आर एप्पल ट्रीज बिहाइंड द हाउस, इन द हाउस, ऑन द हाउस या एट द हाउस। सुनिए सर, एप्पल के जो ट्री है ना, वो मेरे घर में नहीं हो सकते, मेरे घर पर नहीं हो सकते, ये तो एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने आता है सर। मेरे घर के पीछे जरूर हो सकते हैं, जो एप्पल के ट्रीज हैं वो मेरे घर के पीछे जरूर हो सकते हैं। दैट्स वाई बिहाइंड इज द राइट प्रपोजिशन टू फिल हियर। बिहाइंड इज द राइट प्रपोजिशन टू यूज हियर। बताइए किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या होगा। बोलो सर। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एक्टिव एंड पैसिव वर्ब फॉर्म। आपको सुटेबल एक्टिव एंड पैसिव का वर्ब फॉर्म फिल करना है सर। क्या होगा? वी ब्लैंक फॉर द एग्जामिनेशन, we have preparing for the examination, we are preparing for the examination, we had prepared for the examination, we have been prepared। देखो आपको ही डिसाइड करना है कि ये एक्टिव, पेन तो हमने सेलेक्ट नहीं किया ना, चलो, कि ये एक्टिव है या पैसिव है, और उसी के अनुसार आपको सुटेबल वर्ब भी फिल करनी है। चलो बताओ सर, यहां पे देखा जाए तो हम एक्शन कर रहे हैं, और अगर अपना सब्जेक्ट ही डूअर होता है तो सर वो एक्टिव वॉइस होता है। जी हाँ सर, एक्टिव वॉइस की जब बात कर दोगे तो वी हैव प्रिपेयरिंग, सर सुनो 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 सर, हैव वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आर प्रिपेयरिंग हो सकता है, हैड प्रिपेयरिंग नहीं होगा सर, क्योंकि हैव, हैज, हैड सब एक ही हैं, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सर। हैव बीन प्रिपेयर, अरे सर हैव के बाद अगर बीन है तो बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है एक्टिव वॉइस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पैसिव वॉइस में। सर अपना सेंटेंस जब एक्टिव वॉइस में है तो हम पैसिव फॉर्म का है यूज करें, सेंटेंस एक्टिव में है तो पैसिव का है यूज करें। सो राइट आंसर अपना क्या होगा सर? आर प्रिपेयरिंग, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। क्या होगा राइट आंसर सर? बी होगा, आर प्रिपेयरिंग। वेरी गुड। डी नहीं होगा। जितने लोगों ने डी कहा है भाई गलत क्यों बोले हो? मार्कोस जी भी आ चुके हैं और अपना आंसर भी देना शुरू कर चुके हैं। वेरी गुड तेंजुम, सॉरी तेजुम। और कोई, और कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे लोगों के आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं, मजा आ रहा है हमको तो भाई, हमको तो मजा आ रहा है। आप बताइएगा, इट ब्लैंक सिंस यस्टरडे। बताओ बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, गजब का। इट इज रैनिंग सिंस यस्टरडे, इट हैज बीन रैनिंग सिंस यस्टरडे, इट हैव बीन रैनिंग सिंस यस्टरडे, इट वाज रैनिंग सिंस यस्टरडे। बताओ, बोलो जरा बोलो। हाँ एक्टिव में सेंटेंस है। वेरी गुड तेजू। चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा। सुनो 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 सर, यहाँ पे हमको दिख गया सिंस या फॉर। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दिखता है सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो समझ जाओ कि वो सेंटेंस आपका या तो परफेक्ट होगा, ईदर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक ठीक। अब देखो यहाँ पे, समझो यहाँ पे, हमने कहा इधर परफेक्ट होगा, इधर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब सुनिएगा सर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो काम यहाँ पे जितने भी हैं सब कंटिन्यू में हैं। सर कंटिन्यू में होने की वजह से सर इज रैनिंग नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाता है। वाज रैनिंग नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाता है। हैज बीन रैनिंग, हैव बीन। सर सब्जेक्ट अपना इट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और हम जानते हैं सर कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हमेशा हैज का यूज होता है, तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए हम कहेंगे सर कि बी इज द करेक्ट आंसर, और हमारे सारे चैंपियंस के आंसर बिल्कुल भी सही जा रहे हैं,
बिल्कुल ही सही जा रहे हैं, मतलब एकदम से आप छा गए हो यार, कमाल कर गए हो। और अब की बार समझ लो फिर, इतनी गजब की प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे हो, ये लगन, ये जो लगन लगी है ना, ये लगन अंत तक लगी रहने देना, एग्जाम के टाइम तक लगी रहने देना। और अब की बार सिलेक्शन फिक्स कर लेना। अब की बार सिलेक्शन, हमारी जिद है कि आपका सिलेक्शन हो, और इसके लिए हम जी जान लगा देना चाहते हैं। लेकिन बस हम चाहते हैं कि आप भी लगा दो बस मेरे साथ, आप भी मेरे साथ लगा दो, और हम मिल करके ऐसी मेहनत कर लें कि सिलेक्शन फिक्स करें अपना। यहां पे देखा जाए, आई ब्लैंक फॉर 5 आवर्स, आई ब्लैंक फॉर 5 आवर्स। बताओ यहां पे राइट आंसर क्या होगा? I have been working for 5 hours. I has been working. अरे सर सर सर, पहली बात तो I के साथ कभी भी हैज नहीं आता, इसलिए ये तो नहीं होगा। अब बताओ, आई हैव बीन, ए सर यहाँ पे फॉर आया है, और अगर फॉर के साथ टाइम दिख गया, इसका मतलब या तो परफेक्ट होगा या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। सर परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो ना आई एम वर्किंग होगा ना वाज वर्किंग होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या कहोगे सर? सर कहोगे राइट आंसर अपना ए हो जाएगा। क्यों जी? क्यों जी? मैं सही कह रहा हूं ना, मैं सही तो कह रहा हूं ना, एम आई राइट? एम आई राइट? चलो, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन अगर होगा, इत्तू सा भी पूछ लेना, बिल्कुल पूछ लेना, मतलब कुछ भी मत सोचना, डाउट नहीं रहना चाहिए। एग्जाम में थोड़ा सा भी डाउट ना हमारे लिए नुकसानदायक होगा, इट विल बी हार्मफुल फॉर अस। तो सो वी हैव नॉट टू कीप अ सिंगल डाउट इन आवर माइंड, याद रखिएगा। चलिए, सी ब्लैंक फॉर अ वाइल, बताओ। सी आर अलाइंग फॉर अ वाइल, सी इज अलाइंग फॉर अ वाइल, सी हैव बीन। सर देखो, इतना तो हम सब जानते हैं ना सर, हम जानते हैं ही सी इट, ये सब थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं, थर्ड पर्सन के, वो भी सिंगुलर नंबर होते हैं। सर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। सर जब सिंगुलर वर्ब यूज होती है तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे हैव नहीं आएगा। सर अब देखा जाए तो यहाँ पे फॉर आया है, सर फॉर तो टाइम के लिए आता है ना। कहोगे सर जो फॉर है वो तो टाइम के लिए आता है, और अगर टाइम के लिए आता है तो भैया इज अलाइंग नहीं होगा, क्योंकि टाइम बताने के लिए परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो सर हम यूज करेंगे हैज बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म परफेक्ट कंटिन्यूअस, सी हैज बीन एलिंग फॉर अ व्हाइल। क्लियर? बोलो जरा बोलो, हाँ बोलो जरा बोलो, क्लियर है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द सेंटेंस विद करेक्ट स्ट्रक्चर। आपको करेक्ट स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस चूज करना है। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो बिल्कुल करेक्ट है? बताओ, याद है? बताओ, क्या कहते हो? सर देखा जाए, ही गोइंग टू स्कूल एवरी डे। सर सब्जेक्ट के बाद वर्ब कहां गई? वेर, वेर इज द वर्ब? सर बिना ऑक्सिलरी वर्ब के, माना कि हम ये मेन वर्ब है, बट वेयर इज द ऑक्सिलरी वर्ब? सर वर्ब की आईएनजी के साथ में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होती है, चाहे इधर इज, आई एम, आर और वाज वर्ब, बट there is nothing, so it is incorrect. He goes to school every day, सही हो सकता है सर, सर सही हो सकता है, आगे बढ़ो। ही गो, सर ही के साथ सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, गोज वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए थी। ही, अरे सर वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हमेशा या तो हैज हो, या तो हैव हो, या तो हैड हो एक्टिव वॉइस में। और अगर पैसिव वॉइस है तो भैया इज होना चाहिए, आई एम होना चाहिए, आर होना चाहिए, वाज होना चाहिए, या वर होना चाहिए। सर ये एक्टिव वॉइस है, और अगर एक्टिव वॉइस है तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट होगा, और राइट आंसर भी होगा ही गोज टू स्कूल एवरी डे। और सर यहाँ पे एवरी डे है, एवरी डे अगर कोई एक्शन होता है तो वो रेगुलर एक्शन होता है,
और सर रेगुलर एक्शन दिखाने के लिए, हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए, शेड्यूल्ड एक्शन दिखाने के लिए हमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब लिखो, वर्ब के बाद आप अपना जो भी जरूरी चीजें हैं वो सब लिखते चले जाओ। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, सॉरी वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होनी चाहिए। इसीलिए ही के साथ हमने गोज का यूज किया, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। बोलो राइट है, बोलो राइट है। चलिए अब हम बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कह रहा है आप वो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो। हाँ, फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ, मैं ये भूल ही गया था, थैंक यू, थैंक यू। फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। चलो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यहां पर भी आइडेंटिफाई करो। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, आई सीन हिम यस्टरडे, आई हैड सा हिम यस्टरडे, आई सा हिम यस्टरडे। सर देखो, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, इनकरेक्ट है। आई सीन, सर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी भी टेंस, किसी भी सेंटेंस में नहीं आती है। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, आई सा हिम यस्टरडे। सर सुनो, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दिख जाता है यस्टरडे, आपको दिख जाता है, मान के चलो एगो, आपको दिख जाता है लास्ट वीक या लास्ट डे या लास्ट मंथ, या फिर आपको दिख जाता है लास्ट ईयर, या आपको दिख जाता है ऑन कोई भी डे, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, या दिख जाता है इन प्लस कोई भी ईयर। कोई भी ईयर का मतलब इन 2020, इन 2025, कोई भी। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको आपके सेंटेंस में दिखते हैं तो याद रखना वो सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। और अगर वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो सर यहां पर भी यस्टरडे है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होना चाहिए। राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। वाह वाह ताना जी, डांस डांस क्यों कर रहे हो भाई, डांस क्यों कर रहे हो? हाँ, बल्ले बल्ले। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हा हा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। देयर इज अ डॉग इन द यार्ड, देयर अ डॉग इज इन द यार्ड, अ डॉग देयर इज इन द यार्ड। बताओ भैया राइट आंसर क्या होगा? इतना आसान तो क्वेश्चन है, इतना आसान तो क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से आंसर करो। और अगर किसी को कोई डाउट हो रहा होगा, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोल देना, बोल देना, मैं जरूर समझाऊंगा, ठीक है ना। चलो आओ, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देयर इज अ डॉग। सर देखो, हमें तो राइट आंसर यही दिख रहा है, क्योंकि भैया देयर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है और इसके जस्ट बाद ऑक्सिलरी वर्ब आनी चाहिए, जो कि यहां नहीं दिख रही है। सर देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है तो ये पहले आएगा, जो कि यहां पे अ डॉग दिख रहा है। सर आपने पहले प्लेस लिख दिया, फिर इन द यार्ड देयर इज डॉग। सर प्रॉपर राइट आंसर देयर इज अ डॉग इन द यार्ड है सही। प्रॉपर आंसर तो यही है अपना। तो 13 में ए इज द करेक्ट आंसर। अरे लो, टैलेंटेड सारे लोग हो, कोई कोई एक नहीं, सारे के सारे लोग टैलेंटेड हो भाई, सभी के आंसर इतने गजब के आ रहे हैं। तो फिर चलो, यहां पे आपको करेक्टली स्ट्रक्चर्ड पैसिव सेंटेंस बताना है। कौन है यहां पे पैसिव सेंटेंस? बोलो, यहां पे आपका पैसिव सेंटेंस कौन है? द केक वॉज बेक्ड बाई मैरी, मैरी वॉज बेक्ड द केक, द केक बेक्ड बाय मैरी, मैरी बेक्स वॉज द केक। है कैसे कैसे सेंटेंस बना दिया है, बिल्कुल सेंटेंसेस की तो इज्जत ही नहीं किया यहाँ पे ना। मैरी बेक्स वॉज द केक, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और वॉज, ये कौन सा लॉजिक होता है? द केक बेक्ड बाय मैरी। आए है सर, पैसिव वॉइस में ना ऑक्सिलरी वर्ब जरूर होनी चाहिए, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म भी होनी चाहिए। सर इसमें ऑक्सिलरी वर्ब वही नहीं है। मैरी वॉज बेक्ड द केक, लो मैरी ही केक बेक, कुछ भी
सर राइट आंसर ए है, द केक वॉज बेक्ड बाई मैरी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया जिसके ऊपर एक्शन किया गया। आफ्टर दैट ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर एक्शन में डूअर कौन है, किसने एक्शन को किया है, उसको दिखाने के लिए बाई और फिर डूअर को लिख दिया जाता है। यही तो पैसिव वॉइस होता है, यही तो पैसिव वॉइस होता है। बोलो हाँ, बोलो होता है ना। अब जब होता है तो फिर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें यहां पे करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, और बताइए भाई, जल्दी से बताइएगा, जितनी जल्दी हो सके आपको उतनी जल्दी बताना है यहां पे करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सुनो एक चीज तो यहां पे, सर जब भी बात आएगी सिंपल की, या फिर कंपाउंड की, या फिर आपके कॉम्प्लेक्स की, सिंपल सेंटेंस में सर सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब जो बच्चे क्लास लेते हैं उनको पता होगा फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ठीक है। और अगर किसी को नहीं पता तो बता दीजिएगा भाई। कंपाउंड उसे कहते हैं सर जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। क्या होता है सर? सर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जिसमें होते हैं उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ओके, और सर, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, ठीक है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हो उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सर देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को अगर नॉर्मली याद रखना है, होते कई सारे हैं कंजक्शन की क्लास में वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी जाएगी, बट नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो हम इतना तो याद रख सकते हैं, फैन बॉयज। क्या याद रख सकते हैं? फैन बॉयज। यहां पे आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आपका फॉर हो जाता है, एंड हो जाता है आपका, और आपका बट हो जाता है, आपका ओ से और हो जाता है ना, येट हो जाता है, स्टिल हो जाता है, नेवरदलेस हो जाता है। कई सारे आपके कंजक्शंस हैं जो कि आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। यहां तक कि कोरिलेटिव कंजक्शन भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके हैं, लेकिन अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, इस सेंटेंस की बात करेंगे, इस क्वेश्चन की बात करेंगे सर। एक सेकेंड। तो आई वॉज टायर्ड, आई टुक अ नैप। सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होना चाहिए। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे दैट होना चाहिए, इफ होना चाहिए, या WH वर्ड्स होने चाहिए, या फिर हम यहाँ पे और क्या कह सकते हैं सर? सर और हम यहाँ पे कह सकते हैं भैया बिकॉज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिकॉज होना चाहिए। या फिर हम और यहाँ पे बात कर ले तो आपका अनलेस होना चाहिए, अनटिल होना चाहिए, या फिर और भी बहुत सारे कंजक्शंस हैं, और भी बहुत सारे कंजक्शंस हैं। तो ऐसे कोई कंजक्शन होने चाहिए जो कि आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। हमने कहा आई टू का नैप बिकॉज, ये सही हो सकता है। बिकॉज आई वॉज टायर्ड, फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए था। आई टू का नैप, फुल स्टॉप, बिकॉज आ गया। भाई राइट आंसर अपना बी है। राइट आंसर कौन है सर? आप कहोगे सर राइट आंसर अपना बी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बी एंड डी सेम नहीं है ना, बी और डी सेम नहीं है भैया। आई टू का अनैप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन जब लगता है ना तो फुल स्टॉप नहीं आता है, फुल स्टॉप या डेड मार्क नहीं आता। आप यहाँ पे गौर से देखिए, प्लीज गौर से देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द अमंग द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। हमें ना भैया सिनोनिम फाइंड आउट करना है। किसका सिनोनिम? सर बैनिस का सिनोनिम। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि बैनिस का मतलब क्या होता है। बैनिस का मतलब इधर सुनिएगा, बैनिस बना किससे है? बैन से बना है। सर जब हम किसी को बैन कर देते हैं, माना कि हमने किसी इंसान को बैन कर दिया कि नहीं ये इंसान हमारे यहां नहीं आ सकता, और अगर हमने किसी इंसान को बैन कर दिया अपने यहां रहने से, अपने यहां होने से,
तो इसका मतलब हम उसको दूर भेज दे रहे हैं। हम उसको कह सकते हैं निर्वासित करना। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं सर? हिंदी में इसको हम कहते हैं निर्वासित करना। ठीक है, निर्वासित करना कहते हैं। किसी को उसके घर से, उसकी रहने वाली जगह से, उसके सिटी से, उसके लिविंग प्लेस से बाहर हटा देना। नहीं, तुम यहां नहीं रह सकते, उसी को बैनिस कहा जाता है। बैन से याद रख सकते हो। अब यहाँ पे सिनोनिम की बात करोगे सर, तो राइट वर्ड सिनोनिम में आपका एग्जाइल हो जाएगा। क्योंकि एग्जाइल का मतलब भी होता है, जैसे राम और लक्ष्मण और सीता को वनवास भेज दिया गया था ना, वनवास भेज दिया गया था, तो उनको एग्जाइल मिला था 14 ईयर्स का, तो वही आपका बैनिस है। वही आपका क्या होता है सर? बैनिस होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू। सर आप नाहर लगुन में आज क्लास लेगा क्या? जी बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे जी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए। ए सी काहे कह रहे हो? सी नहीं हो सकता जी, सी नहीं हो सकता, ऐसी गलती ना करो। अच्छा, एग्जाइल के अलावा और भी क्या कुछ हो सकता है? एग्जाइल के अलावा और कोई वर्ड्स हो सकते हैं क्या? तो जी हाँ, और भी वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो एग्जाइल के अलावा डिपोर्ट भी एक वर्ड यूज हो सकता है, एक्सपेल भी एक वर्ड यूज हो सकता है। तो डिपोर्ट, एक्सपेल, एग्जाइल ये आपके सिनोनिम का काम करेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? आई एम ओनली लुकिंग एट योर आंसर। अरे वाह, अरे वाह। चलिए चलिए, हेट क्या होगा सर? हेट का सिनोनिम, हेट का सिनोनिम सर डिटेस्ट होता है। क्या होता है? डिटेस्ट होता है, डिसलाइक होता है ना, लोथ होता है। क्या होता है सर? लोथ होता है, डिटेस्ट होता है, डिसलाइक होता है, और आप कह सकते हो एबॉर होता है। क्या? एबॉर। ये आपके हेट के सिनोनिम है। सर फेड का मतलब? सर फेड का मतलब कोई चीज ना, कोई चीज क्या हो जा रही है? फीकी हो जा रही है, इसको हम लोग पेल कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं सर? कोई चीज फेड हो रही है, यानी कोई चीज पेल हो रही है। पेल को हम लोग और एक वर्ड से जानते हैं, डिमिनिश। क्या बोलते हैं सर? एक सेकेंड, हम लोग बोलते हैं डिमिनिश। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं सर? ये सब हमारे सिनोनिम होते हैं। और क्लीन का तो आप सबको पता ही होगा, क्लीन का तो आप सबको पता ही होगा। रिमूव, क्या रिमूव, क्या रिमूव? चलो जोवियल, चलो जोवियल का सिनोनिम आपको बताना है सर। सर देखिए, जोवियल के सिनोनिम की बात करोगे तो पहले तो ये बताओ जोवियल का मतलब क्या होता है? जोवियल का मतलब क्या होता है? तो सर हम कहेंगे जोवियल का मतलब खुश होता है। जोवियल का मतलब खुश होता है। क्या? खुश, प्रसन्न। ठीक है, आनंदित जिसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं सर? आनंदित बोल सकते हैं। तो जोवियल का मतलब अगर खुश या आनंदित होता है, तो इनक्रेडुलस, मेरी, रिवोल्टिंग। चलो डी नहीं है, डी का मतलब नन समझ लो, डी का मतलब नन समझ लो। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहां पे सिनोनिम? जल्दी से बोलिएगा। हम्म, ये क्या है? ये क्या है? चलो बताओ जल्दी से। सर देखिए राइट आंसर अपना क्या होगा सर? इनक्रेडुलस। जितने लोग इनक्रेडुलस कह रहे हो, भैया काहे गलत बोल रहे हो, काहे गलत बोल रहे हो? सुनिए, जोवियल का सिनोनिम आपका चीयरफुल होता है। ठीक है, चीयरफुल होता है। ग्लैड सम होता है। क्या होगा? ग्लैड सम होगा। और आपका हैप्पीनेस, हैप्पी तो हैप्पी वर्ड से तो बन ही जाएगा आपका। और और मेरी होता है। और कौन होता है? मेरी। अरे हम लोग कहते हैं ना मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस कहते हैं ना, कहते हैं। तो भैया मेरी क्रिसमस क्या है? आपका जो हम क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं, तो मेरी क्रिसमस यानी मेरी का मतलब आनंदमय हो, खुश हो, बिल्कुल गजब का हो। तो मेरी आपका जो वर्ड है वो जोवियल का सिनोनिम बनता है। ठीक है, वो जोवियल का सिनोनिम बनता है। आइडिया ही नहीं है? ऐसे ना करो जी। हाँ, रिजॉइस होता है, हैप्पी होता है। वेरी गुड। एक और क्या है? रिजॉइस। और कोई? और कोई बताओ जल्दी से। वेरी गुड अकेश, पूरा सब बस। चलिए सर देखिए, इनक्रेडुलस का मतलब होता है डाउटफुल।
इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है सर? डाउटफुल होता है। इसी को हम लोग स्केप्टिकल भी बोल देते हैं, स्केप्टिकल भी बोल देते हैं। और कुछ बताइएगा, और कुछ बताइएगा भैया। हाँ 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 हाँ, बोलो सर। सुनिए सुनिए, रिवोल्टिंग का मतलब होता है क्या? स्केप्टिकल। अरे हाँ, एक सेकेंड। स्केप्टिकल। चलो, रिवोल्टिंग का मतलब क्या होता है पता है? सुनिए, रिवोल्टिंग का मतलब होता है कि कोई चीज है जो कि बहुत ही बेकार सी है। बहुत ही बेकार सी का मतलब समझते हो? रिपल्सिव है। रिपल्सिव, जब कोई चीज बहुत बेकार सी होती है उसको रिवोल्टिंग बोलते हैं, रिपल्सिव बोलते हैं। डिसगस्टिंग टाइप की है। क्या है? डिसगस्टिंग है। तो भैया कोई चीज डिसगस्टिंग है, कोई चीज रिपल्सिव है, उसी को हम लोग रिवोल्टिंग बोलते हैं। सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स वगैरह याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कौन सा मिल जाए क्या पता ना। क्या पता, किसको पता। करिश्मा का सिनोनिम बताइए। सर गलत बोल रही, क्योंकि याद रखेगा बोल के जिंदगी भर। ये क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हाँ सुनिए, जेन्युइन क्वेश्चन है आपका, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि सर डिक्शनरी नहीं याद हो सकती। एग्जैक्टली exactly, रियलिटी ये है, हमको भी नहीं याद है। हमको ही नहीं, किसी भी टीचर को उठा लेना, कोई भी टीचर, किसी को पूरी की पूरी डिक्शनरी नहीं याद हो सकती। अनलिमिटेड वर्ड्स हैं, इतने वर्ड्स हैं कि किसी को नहीं याद हो सकता है भैया। हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जितने में सिलेक्शन मिल जाए। हमको ज्ञानी नहीं बनना है कि हमको बैठ करके विद्वान बनना है। हमको सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सिर्फ वही वर्ड्स की एंटोनिम और सिनोनिम को याद रखना है जो कि प्रीवियस ईयर से या फिर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पूछे जाते हैं। जो वर्ड्स पूछे जाते हैं, जो वर्ड्स डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वही याद रखना है। फर्जी नहीं याद रखना है एक्स्ट्रा, हमें इस पे बहुत लोड नहीं देना है होता है। और ये सारे वर्ड्स जो भी मैं आज के लिए आपको लेके आया हूं, आपका करिश्मा हो गया, जोवियल हो गया, या फिर हमने बात कर लिया बैनिस की, भैया ये सब डिफरेंट कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। सिर्फ सिर्फ यही एपीएसएसबी की बात नहीं हो रही है। आप उठा लो किसी भी सेंट्रल एग्जाम की, वहां भी पूछे गए हैं ये वर्ड्स। तो भैया हमें बस एग्जाम वाले वर्ड्स याद रखने होते हैं, और एग्जाम के वर्ड्स लिमिटेड हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक। आओ, हम इसीलिए तो कह रहे हैं ना, आप पीवाईक्यू में जब डेली ज्वाइन करोगे पीवाईक्यू, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जो आपके लिए हैं, एग्जाम रिलेटेड है, और उन्हीं को याद रखना है आपको। फर्जी याद ही नहीं रखना। बाकी ट्रिक होती है, लेकिन जब ट्रिक से मैं वोकैब आपको याद कराना शुरू करूंगा ना, तो फिर एक दिन में मुश्किल से हम लोग 10 वोकैब पढ़ पाएंगे एक क्लास में। क्योंकि 10 वोकैब का मतलब नहीं है कि 10 ही, 10 की तो हम ट्रिक बता पाएंगे, बाकी सिनोनिम एंटोनिम को जोड़ेंगे तो भाई कम से कम बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, वो 100 ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ट्रिक से बहुत टाइम लगता है। करिश्मा की बात करते हैं सर। चलिए, अरे वाह, आंसर यहाँ पे आ चुका है, आंसर आ चुका है। ये होता है बात। करिश्मा का आंसर होगा चार्म। देखो, करिश्मा कपूर को जानते हो? बोलो, करिश्मा कपूर को जानते हो? यस या नो, पहले कमेंट में बताओ मुझे, तब तक मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। जानते हो ना? सुनो सुनो। लड़की लोग बहुत सिनोनिम से जानती हैं। ऐसा क्यों? पढ़ती हैं वो, पढ़ते हैं वो, और हम लोग भी पढ़ो ना। करिश्मा कपूर सर एक एक्ट्रेस है बॉलीवुड की। तो करिश्मा कैसी है? मान लो जैसी भी हो, हमको नहीं पता, हम तो पहचानते भी नहीं, लेकिन नाम जानते हैं कि करिश्मा कपूर एक एक्ट्रेस है। ठीक है, और करिश्मा कपूर एक्ट्रेस है तो सुंदर है। अब सुंदर है तो हर किसी को मोहित कर लेती होगी, आकर्षित कर लेती होगी। तो इसलिए इसका सिनोनिम आपका चार्म हो जाता है, इसका सिनोनिम आपका एल्यूर हो जाता है। ठीक है, चार्मिंग हो जाएगा आपका, आपका एल्यूर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर? मैग्नेटिज्म हो जाएगा, अपील हो जाएगा। ठीक है, अक्षय कुमार का बीवी, क्या बात करते हो, मेरी एक्स थी बचपन में, आए हाय।
चलो चलो, करेज तो आपको पता है सर, साहस होता है, फोर्स पता है, और घोस्ट का कल की क्लास में मैंने बताया था। घोस्ट के लिए मैंने कल की क्लास में बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम, बहुत सारे सिनोनिम्स बताए थे। फोर्स करेज आपको पता ही पता है, नॉर्मल से वर्ड है। अब हम बात करते हैं सर एंटोनिम की। किसका एंटोनिम बताना है सर? स्प्रेड का एंटोनिम बताना है। चलिए बताइएगा, स्प्रेड का एंटोनिम क्या होगा? सर आप कहोगे स्प्रेड का मतलब होता क्या है, मैं कहूंगा स्प्रेड का मतलब होता है भैया, स्प्रेड का मतलब फैलाना या फैलाना। फैलाना, कोई चीज को बहुत बहुत चौड़ा कर देना, बहुत फैला देना, इसी को बोलते हैं सर। इसका एक्सप्रेस करना नहीं, एक्सप्रेस करने को बोलते हैं किसी चीज को व्यक्त करना। प्रोहिबिट करना, अरे नहीं होता भैया। कंटेन मतलब हाँ, राइट एंटोनिम कंटेन हो जाएगा। कंटेन का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, किसी चीज को थोड़ा ही रखना, ठीक है ना? किसी चीज को क्या रखना सर? थोड़ा ही रखना, कंट्रोल में रखना, ठीक है? होल्ड रखना, इनक्लोज करना। तो राइट आंसर आपका नन ऑफ द अबव नहीं होगा, राइट आंसर आपका कंटेन होगा, ठीक है? राइट आंसर आपका कंटेन होगा, जिसका मतलब होता है होल्ड कर, फैलाना नहीं है, होल्ड करके रखना है, जिसका मतलब है इनक्लोज करना, ठीक है? किसी चीज को थोड़ा सा कम करके रखना या अंदर ही अंदर रख लेना, बाहर नहीं निकालना, बाहर नहीं उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड कर देना है, एक्सपेंड नहीं करना है। इसके सिनोनिम की बात कर लोगे तो सर कहोगे एक्सपेंड करना। क्या करना सर? एक्सपेंड करना, ठीक है? दो टांगे अरे कुछ भी, कुछ भी, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। चलो चलो, नेक्स्ट वर्ड। और सारे वर्ड्स को मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं क्योंकि टाइम भी है, टाइम भी खत्म करना है और क्लास भी है, तो इसलिए हम चलते हैं फटाफट। और ये वर्ड्स दोबारा भी रिपीट होते रहेंगे क्योंकि एग्जाम में मिलते हैं, अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं, तो हम मौका मिलता रहेगा, हम लोग एक्सप्लेन करते रहेंगे। चीप की बात करते हैं सर। चीप का एंटोनिम सर, चीप का मतलब होता है कोई चीज है जो बहुत लो कास्ट में है। चीप का मतलब क्या है सर? सर लो कॉस्ट होता है, लो कॉस्ट। जब कोई चीज बहुत लो कॉस्ट में होती है उसी को चीप कहते हैं। चीप का एंटोनिम क्या होगा सर? चीप का एंटोनिम महंगा। महंगा का मतलब एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब डियर होता है। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है सर? ठीक है, इसको भी गलत बोले हम, आय हाय। चलो बताओ क्या होगा सर? डियर होगा, ठीक है? लॉस, लॉस तो आपको पता ही होता है कि सर लॉस क्या है, ठीक है? लॉस क्या है पता है सर? अच्छा, रिपेल का मतलब जानते हो? रिपेल का मतलब जानते हो? वही डिस्गस्ट। क्या अभी बताया था? डिस्गस्ट ना, डिस्गस्टिंग, रिपल्सिव, रिपेल, वही तो है आपका, वही तो है आपका। आगे बढ़ो और आंसर करो जल्दी से। हमें कोई आइडिया नहीं है, आप साइबर कैफे वाले पे देखिए यार, पता करिए। देखिए मुझे ना इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं रहता, मुझे इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं रहता, तो इसलिए प्लीज आप साइबर कैफे पे पता कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिकॉज टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। लेविटी, लेविटी का एंटोनिम क्या होता है? मैग्नीफाई, प्लेन, ग्रेविटी, इफिमेरल। सर लेविटी का एंटोनिम ग्रेविटी होता है। लेविटी का एंटोनिम क्या होता है? आप कहोगे सर ग्रेविटी होता है लेविटी का एंटोनिम, क्योंकि लेविटी का मतलब होता है कोई भी चीज है जो कि बहुत ज्यादा ह्यूमरस है। जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा ह्यूमरस हो जाती है तो उसी को हम लोग लेविटी बोलते हैं। सिलीनेस हो जाती है, जिसमें सिलीपना आ जाता है, मजाकियापना आ जाता है, उसको लेविटी बोलते हैं। और लेविटी का एंटोनिम की बात करोगे सर तो ग्रेविटी हो जाएगा, और जिसका मतलब यहाँ पे क्या होगा सर? जिसका मतलब सीरियसनेस हो जाएगा। ग्रेविटी का मतलब क्या हो जाएगा? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। लेविटी का मतलब क्या हो जाएगा भैया? तो आप कहोगे सर लेविटी का मतलब सीरियसनेस हो जाएगा, ठीक है? चलिए 22, अ क्लोज कैंपियन, चैंपियन, सॉरी, कंपेनियन हु शेयर्स डिफिकल्ट वर्क। अ क्लोज कंपेनियन हु शेयर्स डिफिकल्ट वर्क, एक ऐसा साथी आपका जो आपके कठिन कामों में आपका भागीदार होता है, उसे क्या कहते हैं? कॉमरेड कहते हैं, कोलोनेट कहते हैं, सैलेड कहते हैं, या फिर बेरोजियस कहते हैं? बताइएगा, आप बताइएगा जल्दी से, एक सेकंड बस।
चलिए बताइएगा, बताइएगा भाई राइट आंसर। बताओ 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 बताओ, राइट आंसर क्या होगा? हो जाता है। देखिए भैया, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आपका जो फॉर्म फिल करने का इशू है ना, वो हो जा रहा है, तो आप देखिए किसी साइबर कैफे पे बात करिए, क्या पता हो जाए ना, वो कर देगा। ठीक है, जल्दी कर लीजिएगा। जो भैया आपका ऐसा कंपेनियन जो आपके डिफिकल्ट वर्क को शेयर करता है, उसे कॉमरेड कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कॉमरेड कहते हैं। सर कोलोनेट किसे कहते हैं? तो आप कहोगे कोलोनेट उसे कहते हैं जो, जैसे हम लोग घर वर बनाते हैं ना, घर वर बनाते हैं तो घर के बगल में गैलरी होती है। घर के बगल में क्या होती है? गैलरी। तो गैलरी को हम लोग कोलोनेट कहते हैं। और सैलेड क्या होता है सर? हट। हट को हम लोग सैलेड भी बोलते हैं। और जो आपका बर्जियस है, बर्जियस का मतलब भैया एक मिडिल क्लास टर्म है ये। मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के लिए यूज होने वाला ये वर्ड है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ नोबेल पर्सन बाय बर्थ। ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही एक नोबेल पर्सन की क्वालिटी से पैदा हुआ है, जन्म से ही बिल्कुल नोबेल पर्सन बन के जन्म हुआ है, उसे क्या कहेंगे? बास्टर्ड। सर बास्टर्ड तो नालायक होता है, बिल्कुल गंदा सा इंसान। ब्लू ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू ब्लड। ब्लू का मतलब होता है राजशाही टाइप का खून है उसके अंदर। अब जिसके अंदर राजशाही खून है भैया, वो क्या कहेगा कि मैं जन्म से ही नोबेल बन के जन्म लिया हूं, मतलब बर्थ से ही। कैनिबल क्या होता है सर? सर जो ह्यूमन का मतलब कि ह्यूमन की जो मांस खाया करते हैं ना, ह्यूमन जो ईटर होते हैं, उन्हें कैनिबल कहते हैं। और कैनी वर्ड क्या है सर? तो कैनिन आपका डॉग से रिलेटेड वर्ड होता है। कैनिन किससे रिलेटेड है? डॉग से। अच्छा ये देखो, क्या ये वर्ड आपको पहली बार मिल रहा है? अगर आप डेली पीवाईक्यू कर रहे हो तो क्या ये वर्ड पहली बार मिल रहा है? नहीं, इसके पहले भी कई बार मिला है। क्या ये वर्ड पहली बार मिल रहा है? नहीं, इसके पहले भी कई बार मिला है। तो भैया मिलते हैं। ठीक है, डेली पीवाईक्यू करोगे तो आप देखोगे कि भैया डेली आपको कई सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस क्लास के मिल जाते हैं, प्रीवियस पीवाईक्यूज के किसी न किसी के मिलते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एयर प्रेशर। वो इंस्ट्रूमेंट जो एयर के प्रेशर को मेजर करता है, उसे क्या कहते हैं? बोलो। बोलो भाई। 6 बजे तक वेबसाइट सबका ओपन हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ पे किसी ने कमेंट किया है, क्या पता सही हो। और 2 भी ज्यादा हो गया, 1 बजे तक कर ट्राई करो रात का, देख लीजिएगा भाई, देख लीजिएगा। चलिए चलिए। हाँ, रिलेटेड टू डॉग, वेरी गुड लूसी, वेरी गुड। आगे बढ़िए सर। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एयर प्रेशर। वो इंस्ट्रूमेंट जो एयर प्रेशर को मेजर करता है, उसे क्या कहते हैं? सर एयर प्रेशर को मेजर, सर थर्मोमीटर जो होता है ये तो टेम्परेचर को मेजर करता है, तो सर एयर प्रेशर को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे बैरोमीटर कहते हैं। एयर प्रेशर को जो मेजर करता है उसे क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है ना। और जो कॉन्स्ट्रियम है, ये कोनोस कॉन्सोर्टियम है, ये कॉन्सोर्टियम वर्ड ग्रुप से रिलेटेड है ना, ग्रुप के लिए कहा जाता है। और पामिस्ट्री तो आप जानते हो, जो हस्तरेखा का जो हाथ की रेखाओं वगैरह का अध्ययन करते हैं, इसका जो समझते हैं, उन्हें कहते हैं पॉमिस्ट्री। उन्हें क्या कहते हैं? पॉमिस्ट्री कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन टैग। भैया क्वेश्चन टैग का करेक्ट फॉर्म चूज करना है। ठीक है, चलिए करेक्ट फॉर्म चूज करिए और बताइएगा। चूज द करेक्ट फॉर्म। सर सी इज कमिंग इजेंट सी, यार सही तो लग रहा है। सी इज कमिंग डजंट सी नहीं, सी इज कमिंग हाइजेंट सी नहीं, सी इज कमिंग। ए सुनिए, क्वेश्चन टैग की जब बात करते हैं सर, तो अगर हमारा स्टेटमेंट अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए। देखिए ये अफर्मेटिव है और ये निगेटिव है, बिल्कुल सही है सर। निगेटिव तो सारे हैं, सारे क्यों नहीं सही हुए? क्योंकि सर जब क्वेश्चन टैग बनता है ना, तो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से बनता है। सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब इज है और सब्जेक्ट सी है, तो इसीलिए निगेटिव इजेंट हो जाएगा और सी होगा। यहाँ पे डज कहां से आया? यहाँ तो इज है। हैज कहां से आया? इज है। डिड कहां से आया? इज है। इसलिए राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर कौन होगा सर? सर राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए, किसी को कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? और सब, और ये बता दीजिएगा समझ में आ रहा है जो चीजें समझाई जा रही हैं? देखिए मैं बार बार कह सकता हूं कि ये पीवाईक्यू की क्लास होती है। जैसे कुछ बच्चों को लगेगा कि यार नहीं मुझे ये नहीं समझ में आया, इसको डिटेल में नहीं गए, इसको और शुरू।
पीवाईक्यू की क्लास है, हम लोगों का मकसद है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, देखना कि कैसे क्वेश्चन आता है, उसी के आधार पर अपनी प्रिपरेशन करना है। और अगर हम यहाँ पे जैसे क्वेश्चन टैग का लास्ट क्वेश्चन था, अब अगर हम क्वेश्चन टैग को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू की क्लास में, तो 1 आवर तो आपका क्वेश्चन टैग एक्सप्लेन करने में निकल जाएगा, तो फिर हम क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे? तो ये प्रैक्टिस के लिए होता है, प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे समझना समझाना बहुत कम होता है, एटलीस्ट फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट जो होते हैं आपको समझा दूं। अगर आपने एक बार भी कभी पढ़ा है तो आपको चीजें समझ में बिल्कुल आ जाती हैं, और अगर आप पढ़ भी रहे हो तो भी आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे क्या चीजें होंगी। तो आई होप कि मैं अपना बेस्ट दे पा रहा हूं और आपको हेल्पफुल लग रही है ये क्लासेस, और मेरी मेहनत आपके काम आ रही है या आपकी हेल्प कर पा रही है। अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट में अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको लगता है किसी सजेशन की आवश्यकता है मुझ में या पढ़ाने में, तो आप जरूर बताइएगा, हमेशा आपका वेलकम रहेगा। बाकी थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए, बने रहिए नॉर्थ ईस्ट पीएससी के साथ। आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे, हम जी भर कर मेहनत करेंगे, बस आप भी साथ में मेहनत करते रहिएगा बस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।